बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ह्यूमन हेल्थ और डिजीज़ में नेक्स्ट पार्ट, जो पार्ट है 10। और यहाँ पर आज पढ़ेंगे एक बड़ी ही बीमारी जिसको हम लोग बोलते हैं एड्स। तो आज हम लोग यहाँ पर एड्स के बारे में, एड्स डिजीज़ के बारे में यहाँ पर जानेंगे और ये जानेंगे कि कैसे ये डिजीज़ कम्युनिकेबल है कि नहीं। तो एड्स के बारे में जानते हैं। एड्स को फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो सिम्टम्स के ग्रुप को सिंड्रोम कहते हैं। यहाँ पर याद रखना, जो सिंड्रोम वर्ड है इसका मतलब क्या होता है, ये मतलब क्या है, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। जो सिंड्रोम है ये क्या है, ये सिम्टम्स का ग्रुप है। ठीक है, तो ये ग्रुप ऑफ सिम्टम्स है, SYMP। तो ग्रुप ऑफ सिम्टम्स है, उसको कहते हैं सिंड्रोम। तो कभी भी याद रखिएगा, जब भी सिंड्रोम वर्ड आए तो सिम्टम्स का ग्रुप, इसलिए सिंड्रोम। अब इसमें क्या होता है कि इसमें क्या होता है, जीवन के समय में, हमारी लाइफ के समय एक्वायर होने वाले इम्यून सिस्टम में कुछ कमी आ जाती है, डिफिशियंसी हो जाती है। तो डिफिशियंसी ऑफ इम्यून सिस्टम है ये। ठीक है, और यह एक कॉन्जेनिटल डिजीज़ नहीं है, नॉट ए कॉन्जेनिटल डिजीज़, याद रखिएगा। ठीक है, तो सिंड्रोम का मतलब मैंने आपको बताया क्या होता है, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं एड्स को सबसे पहली बार कहाँ डिस्कवर करा गया था। ठीक है, काफ़ी पुरानी बात है। तो 1981 में ये सबसे पहले रिपोर्टिंग हुआ था। ठीक है, और तब से लेके पिछले 25 वर्षों में ये पूरी दुनिया में फैल गया है। तो बड़ा इम्पोर्टेंट है इसको। ठीक है, तो सबसे पहले कब रिपोर्टेड हुआ, 1981 में, और तब से लेके 25 सालों में, अब तक 25 साल से ज़्यादा हो गए हैं। 25 साल क्या, ये करीबन हो गए हैं 25 ईयर्स और सो। तो 1981 से अगर आप मिलाएंगे ना तो बेटा आपको 31 ईयर हो गए हैं। तो अब तक लगभग 31 ईयर में ये पूरी दुनिया में फैल चुका है। ठीक है, और इससे लगभग, इस रोग से लगभग 25 मिलियन लोगों की अब तक डेथ हो चुकी है। अब तो ये करीबन आंकड़ा 27 मिलियन के लगभग है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, एड्स का कॉज क्या है, इसका कॉज मतलब कारण क्या है। तो कॉज्ड बाई ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, जिसे हम लोग बोलते हैं HIV के द्वारा होता है। ठीक है, और ये जो वायरस है ये एक रेट्रो वायरस है, रेट्रो वायरस फैमिली का है। ठीक है, इसमें RNA जीनोम को इनक्लोज करने वाला एक इन्वेलप होता है, एक कवरिंग होती है। ठीक है, RNA जीनोम को क्या करने वाला, RNA जीनोम को इनक्लोज करने वाला इसमें एक इन्वेलप होता है। अगर इसका डायग्राम देखें हम लोग तो फिगर 8.6 देखते हैं। देखिए यहाँ पर है। ठीक है, ये इसका डायग्राम है। अगर इस डायग्राम को समझने की कोशिश करें, इसको हम लोग अभी थोड़ा सा बाद में देखेंगे, इस डायग्राम की पूरी प्रिपरेशन को समझेंगे, इस डायग्राम ये कैसे। ठीक है, तो फिलहाल हमें क्या समझना है एड्स के बारे में, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम के बारे में समझना है। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस की वजह से होता है, ये समझना है। ठीक है, और इसमें जो वायरस होता है उसको रेट्रो वायरस बोलते हैं, और विच हैव क्लोजिंग द RNA जीनोम। ठीक है, इसमें क्या होता है, RNA जीनोम को इनक्लोज करने वाला एक इन्वेलप होता है। अब मोस्टली कहते हैं इसका ट्रांसमिशन किस रीजन की वजह से होता है, किन किन वजहों से होता है। तो ट्रांसमिशन ऑफ HIV इन्फेक्शन जनरली ऑकर्स बाई, सबसे पहले इन्फेक्टेड पर्सन से सेक्सुअल कांटेक्ट के द्वारा हो सकता है। ठीक है, पहली चीज़। दूसरा कारण है कि जो कॉन्टेमिनेटेड ब्लड है और ब्लड प्रोडक्ट के ट्रांसफ्यूजन से हो सकता है। कॉन्टेमिनेटेड ब्लड का मतलब होता है दूषित ब्लड, प्रदूषित ब्लड, जिसको पहले से ही हो एड्स, उनके लिए। ठीक है, तीसरा है इन्फेक्टेड निडल्स के शेयरिंग से, वाई शेयरिंग इन्फेक्टेड निडल्स। ठीक है, अगर कोई ड्रग एब्यूजर्स वगैरह है तो वो एक दूसरे को लगाते हैं तो वो शेयर कर लेते हैं ना, तो उससे भी ये हो सकता है। और अगर किसी माँ के है तो माँ के प्लेसेंटा के द्वारा इन्फेक्टेड, माँ के प्लेसेंटा के द्वारा ये फीटस में चला जाएगा। तो फोर्थ रीजन है माँ के प्लेसेंटा के द्वारा इसको
कहाँ पर जाना है, माँ के प्लेसेंटा की वजह से ये न्यूली बॉर्न चाइल्ड को भी अफेक्टेड कर सकता है। ठीक है, अब हाई रिस्क ऑफ गेटिंग दिस इन्फेक्शन, ऐसे कौन लोग हैं जिनको ज़्यादा हो सकता है, चांस ज़्यादा होते हैं। ऐसे लोग जिनके पास मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर होते हैं उनको ज़्यादा हो सकता है। ऐसे लोग जो ड्रग एडिक्ट हैं, जो ड्रग्स लेते हैं, ख़ासतौर पर इंट्रावेनस तरीके से, मतलब नसों में इंजेक्शन लगा के लिए लेते हैं, और रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी हो सकता है। ठीक है, रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन मतलब बार बार खून को देना लेना, ट्रांसफ्यूजन से भी हो सकता है। और HIV इन्फेक्टेड माँ से जो जन्मा बच्चा है उसको हो सकता है। तो इतनी सारी चीज़ें हैं इस केस में। ठीक है, तो इतने सारे लोगों को में चांसेस ज़्यादा हैं, इनमें हायर रिस्क होता है। अब HIV एड्स केवल छूने से या फिजिकल कांटेक्ट से नहीं होता, याद रखिएगा। ठीक है, नॉट स्प्रेड बाय द टच और फिजिकल कांटेक्ट। ठीक है, तो फिर किस वजह से होता है, ये केवल स्प्रेड होता है हमारे बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि फिजिकल या फिजियोलॉजिकल वेल बीइंग के लिए HIV एड्स इन्फेक्टेड पर्सन को परिवार या समाज से अलग नहीं करना चाहिए इनको। ठीक है, इनको आइसोलेटेड नहीं करना है समाज से, क्योंकि उससे नहीं फैलता, ये केवल तब फैलता है जब बॉडी फ्लूइड्स का सर्कुलेशन होगा तब। ठीक है, तो एड्स इन्फेक्शन और इसके सिम्टम्स के अपीयरेंस के बीच एक हमेशा काफ़ी बड़ा टाइम लैग होता है। ये जो टाइम लैग है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यह पीरियड कुछ महीनों से लेके कुछ वर्ष तक भी हो सकता है। ठीक है, कुछ महीनों से लेके यूजली मोस्टली 5 to 10 ईयर्स होता है जब किसी को पता लग पाता है। ठीक है, अब किसी भी व्यक्ति के शरीर में आ जाने के बाद, किसी भी व्यक्ति के शरीर में आ जाने के बाद वायरस माइक्रोफेज स्टेज में इंटर करता है। जब ये वायरस किसी भी बॉडी के अंदर चला जाता है तो वहाँ पर माइक्रोफेज स्टेज आती है। अब माइक्रोफेज स्टेज में क्या होता है, यहाँ पर वायरल RNA रिजर्व ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम्स की मदद से, ठीक है, क्या करता है, रिजर्व ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की हेल्प से वायरल DNA बनाने के लिए रिप्लिकेट करते हैं। समझ में आया? मैक्रोफेज में क्या होता है, यहाँ पर वायरल RNA, यहाँ पर क्या हो रहा था, जब मैक्रोफेज स्टेज में एंटर कर जाता है तो वहाँ पर क्या होता है, जो वायरल RNA होता है, RNA रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की हेल्प से वायरल DNA बनाने के लिए रिप्लिकेट करता है। ठीक है, अब ये जब रिप्लिकेट करता है तो यह वायरल DNA होस्ट सेल के DNA से जुड़ जाता है, होस्ट सेल के DNA से जुड़कर इन्फेक्टेड सेल को वायरल पार्टिकल्स पैदा करने का एक डायरेक्शन देता है, एक निर्देश देता है। ठीक है, और जब ये निर्देश मिल जाता है तो मैक्रोफेजेस वायरस पैदा करना इससे जारी रहता है और इस तरह से एक HIV फैक्ट्री बन जाती है वहाँ पर। ठीक है, और ये मैक्रोफेजेस क्या करते हैं, वायरस को प्रोड्यूस करते रहते हैं, तो इस तरह से एक तरीके से ये HIV फैक्ट्री हो जाती है। तो मैक्रोफेजेस क्या है, एक प्रकार की HIV फैक्ट्री है जहाँ पर HIV वायरस का फॉर्मेशन हो रहा है। अब इसके साथ ही जो HIV होता है ना, वो यहाँ पर HIV कहाँ इंटर करता है, हेल्पर T लिम्फोसाइट सेल में जाता है और वहाँ रिप्लिकेट कर वायरल प्रोजेनी पैदा करता है। वहाँ जाकर क्या करता है, वायरल प्रोजेनी, प्रोजेनी मतलब अपने ही जैसे वायरस को तैयार करता है, अपनी ही संतानें उत्पन्न करता है जो उनके ही बिल्कुल जैसे होती हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, जो ब्लड में छोड़े गए प्रोजेनी वायरस हैं, ठीक है, ब्लड में छोड़े गए प्रोजेनी वायरस दूसरी T लिम्फोसाइट्स पर हमला करते हैं। ठीक है, दूसरी T लिम्फोसाइट्स पर हमला करते हैं और यह बार बार होता रहता है, जिसके कारण इन्फेक्टेड पर्सन्स की बॉडी में हेल्पर T लिम्फोसाइट्स की संख्या घट जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है ओके, तो जो ब्लड में जो प्रोजेनी वायरस है दूसरी T लिम्फोसाइट्स पर जब हमला करेगा और ये बार बार करेगा, इसके कारण क्या होगा, इन्फेक्टेड पर्सन्स की बॉडी में हेल्पर T लिम्फोसाइट्स की संख्या कम हो जाएगी बच्चों। और जब ये संख्या डिक्रीज हो जाएगी, ये संख्या कम हो जाएगी, तो इस ड्यूरेशन के समय बार बार फीवर, डायरिया और वेट लॉस जैसे सिम्टम्स आपको दिखने लगेंगे। फीवर, डायरिया और वेट लॉस जैसे
सिम्टम्स आपको दिखने लगेंगे, वो व्यक्ति उन सिम्टम्स से सफ़र करने लगेगा। ठीक है, तो हेल्पर जो टी लिम्फोसाइट्स हैं, ठीक है, जब हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स के नंबर में कमी हो तो इनके कमी का कारण व्यक्ति माइकोबैक्टीरियम, वायरसेस, फंगाई और जो एक और होता है टॉक्सोप्लाज्मा जैसे पैथोजन के साथ इन्फेक्शन हो सकता है। ये जरूरी नहीं केवल HIV हो, और भी कई सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वो समझने की ज़रूरत है। चलिए हम आपको बात करते हैं कि जब भी इस प्रकार का संक्रमण किसी व्यक्ति में दिखाई दे, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या हो गया, हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स के नंबर में अगर कमी आ रही है तो इसका कारण क्या हो सकता है, कमी के कारण व्यक्ति फिर क्या हो जाएगा, व्यक्ति माइकोबैक्टीरियम, वायरसेस, फंगी और अदर टॉक्सोप्लाज्मा जैसे पैथोजन के साथ इन्फेक्टेड हो सकता है। मतलब अब उसका इम्यून सिस्टम कमजोर हो गया तो कोई भी चीज बड़े आसानी से उसको इन्फेक्टेड कर सकती है। ठीक है, अब पेशेंट इतना इम्यून डिफिशियंट हो जाता है कि वो क्या होता है कि वह इन्फेक्शन से अपनी सुरक्षा नहीं कर पाता, ही और सी इज नॉट अनेबल टू प्रोटेक्ट हिम और हरसेल्फ अगेंस्ट दीज इन्फेक्शंस। तो डायग्नोसिस जब जाएंगे तो वहां पर डायग्नोसिस के लिए हम लोग एलिजा टेस्ट के लिए बोलते हैं। ठीक है, एलिजा टेस्ट का फुल फॉर्म क्या होता है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे, ASSAY। ठीक है, तो डायग्नोसिस में इसका होता है। एड्स की जांच के लिए वाइडली यही टेस्ट इस्तेमाल होता है, एलिजा। ठीक है, एलिजा टेस्ट और भी कई जगह इस्तेमाल होता है, लेकिन एड्स के लिए वाइडली इसका इस्तेमाल करते हैं, और भी बहुत सारे टेस्ट इस्तेमाल करते हैं। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, अगर ट्रीटमेंट की हम लोग बात करें कि इसके ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, ट्रीटमेंट ऑफ इट्स, तो उसके लिए एंटी रेट्रोवियल ड्रग्स से ट्रीटमेंट बहुत कम इफेक्टिव है। ठीक है, बस एंटी रेट्रोवियल ड्रग का यूज करके क्या कर सकते हैं, हम किसी भी पेशेंट की लाइफ को बढ़ा सकते हैं, प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ द पेशेंट, बट कैन नॉट प्रिवेंट डेथ। मतलब लेकिन हम उसकी डेथ को रोक नहीं सकते, बट कैन नॉट प्रिवेंट डेथ। ठीक है, रोक नहीं सकते हैं, विच इज इनएविटेबल। इनएविटेबल का मतलब होता है जो निश्चित है, डेथ निश्चित है, उसको हम रोक नहीं सकते। तो फिर प्रिवेंशन के लिए हम क्या करें, रोक नहीं सकते, हम सिर्फ लाइफ बढ़ा सकते, तो प्रिवेंशन ऑफ एड्स, एड्स से बचाव के लिए क्या करें, एड्स के लिए क्योर क्या है, एड्स का कोई क्योर नहीं है, सिर्फ प्रिवेंशन ही बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो HIV जो इन्फेक्शन होता है वो आप देखेंगे तो कॉन्स्क्यूअस बिहेवियर पैटर्न से फैलता है, कॉन्स्क्यूअस बिहेवियर पैटर्न से फैलता है, ना कि निमोनिया टाइफाइड की तरह अनजाने में। ठीक है, तो एड्स को फैलाने वाले रीजन्स आपको पता है, हम पहले ही बात कर चुके हैं, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, ड्रग एडिक्शन, रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन या HIV इन्फेक्टेड माँ से जन्मे बच्चे में। तो अगर हम इन संबंध में प्रिवेंशन लें तो प्रिवेंशन इज द बेस्ट क्योर, आपने सुना होगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल निमोनिया टाइफाइड की तरह नहीं होता कि अनजाने में फैल गया और आपको हो गया, आप इलाज कराने चले गए, फिर बाद में सही हो गया। ठीक है, तो अगर मॉनिटरिंग प्रॉपर हो, क्या हो, अगर मॉनिटरिंग प्रॉपर की जाए तो ठीक है, तो HIV ब्लड ट्रांसफ्यूजन या मदर से न्यूबॉर्न बेबी में नहीं जाएगा, नहीं होगा। एकमात्र एक्सक्यूज इग्नोरेंस हो सकता है, लेकिन यह बिल्कुल सही नहीं है कि डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस। ठीक है, डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस। तो हमारे देश में नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे हम लोग नाको कहते हैं, नाको, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, फुल फॉर्म याद रखिएगा। और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, कई सारे NGOs हैं, ठीक है, जो लोगों को एड्स के बारे में एजुकेट करने के लिए बहुत काम कर रहे हैं। तो WHO ने एड्स की रोकथाम के लिए भी कई सारे प्रोग्राम शुरू करे हैं। ठीक है, अब इसके लिए कुछ स्टेप्स लेते हैं।
इसके लिए कुछ स्टेप्स लिए गए, जैसे ब्लड बैंक में ब्लड को HIV से मुक्त किया गया है। ठीक है, ब्लड बैंक में ब्लड को HIV से मुक्त किया जा रहा है, और पब्लिक प्राइवेट हॉस्पिटल क्लिनिक्स में केवल डिस्पोजेबल नीडल्स और सिरिंज ही इस्तेमाल की जाएंगी। ठीक है, और कंडोम का फ्री डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंडोम्स। इसके अलावा ड्रग एब्यूज को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, और लोगों को सेफ सेक्स की सलाह भी दी जा रही है। इसके अलावा ससेप्टिबल्स पॉपुलेशंस में HIV के लिए रेगुलर चेकअप कराएंगे, ताकि पता लग सके, वो डेटा हमारे पास क्लियर हो और उनका सही समय पर सही कदम उठाए जा सकें, जो बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो HIV एड्स या HIV इन्फेक्शन या एड्स होना कोई ऐसी बात नहीं है जिसे छुपाया जाए, क्योंकि छुपाने से इन्फेक्शन और भी लोगों में फैल सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, ये छुपाने वाली बात नहीं है। ठीक है, छुपाने से तो इन्फेक्शन क्या ज़्यादा लोगों में फैलेगा। तो सोसाइटी में आपको ध्यान देना है कि HIV एड्स इन्फेक्टेड लोगों को हेल्प और सिंपैथी की नीड होती है। इनको हेल्प और सिंपैथी की नीड है। ठीक है, उन्हें ग्रीन नज़र से नहीं देखना है, उन्हें को ग्रीन नज़र से नहीं देखना है। जब तक सोसाइटी से एक प्रॉब्लम की तरह नहीं देखेगी, इसका समाधान सामूहिक तौर पर नहीं होगा, कलेक्टिव मैनर में नहीं होगा, तब तक यह बीमारी कई गुना तेजी से फैलती रहेगी। ठीक है, तो यह एक ऐसी मेलेडी है या एक ऐसी मेलाडी है। मेलाडी मतलब तकलीफ, MALADY। मेलाडी मतलब ये क्या है, एक प्रकार की ऐसी तकलीफ है जिसके फैलाव को समाज और जो हमारे डॉक्टर्स हैं, ठीक है, के सम्मिलित प्रयास से ही रोका जा सकता है ना। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं डायग्राम जो हमारा रह गया था 8.6। ठीक है, तो डायग्राम को समझने की बात करते हैं हम। चलिए, ये था अपना डायग्राम में बच्चों क्या था कि देखिए, मैंने आपको बताया था ये रेट्रोवायरस ग्रुप का वायरस है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या कहा था, वायरल प्रोटीन कोड से ये चारों तरफ से कवर होता है, दिस इज द वायरल प्रोटीन कोड। ठीक है, और ये वायरल RNA कोर होगा, तो वायरस इन्फेक्ट करेगा नॉर्मल सेल को। यहाँ पर ये नॉर्मल सेल है, उसको एनिमल सेल है, उसको अफेक्ट करेगा। ठीक है, और वायरल RNA को जब किसी भी नए सेल में इंट्रोड्यूस कराते हैं, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन में उसको इंटर कराते हैं, ठीक है, तो वायरल DNA इज प्रोड्यूस बाई रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो क्या हो रहा है, देखिए, वायरल DNA इनकॉर्पोरेट्स इनटू द होस्ट जीनोम में इनकॉर्पोरेट कर रहा है। फिर न्यू वायरल RNA इज प्रोड्यूस बाय द इन्फेक्टेड सेल। ठीक है, ये प्रोड्यूस हो रहा है। फिर वहाँ से क्या हो रहा है फिर न्यू वायरसेस आर प्रोड्यूस, जो मैंने अभी आपको पूरी थ्योरी पढ़ाई। ठीक है, और न्यू वायरसेस कैन इन्फेक्ट फिर अदर सेल, फिर ये अदर सेल्स को इन्फेक्ट करने के लिए तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो HIV एड्स में हमको सिर्फ इतना ही जानना था। अब हम लोग नेक्स्ट डिजीज़ है उसकी हम लोग बात करेंगे, कैंसर। तो हम लोग अब कैंसर को देखते हैं और समझते हैं।